निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आज देहरादून पहुंचे और निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग की। अलग अलग नेताओं से मुलाकात भी की उन्होंने। इस दौरान केदारनाथ की जीत को लेकर बीएल संतोष ने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई और जीत का सिलसिला आगे भी जारी रखने का मूल मंत्र दिया। बीएल संतोष ने कहा कि हमारे पास पीएम मोदी जैसा नेतृत्व है जिसकी दुनिया मुरीद है, जबकि राज्य में सीएम धामी का कुशल नेतृत्व है। बीएल संतोष ने चुनाव को लेकर मेहनत और लगन से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करनी है। इस मीटिंग में निकाय चुनाव के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, शहरी विकास मंत्री, संगठन मंत्री मौजूद थे। मीटिंग के बाद शहरी विकास मंत्री ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव से पहले पूरी तैयारी करती है और इसी तैयारी के निर्देश मीटिंग में दिए गए। और स्थानीय निकाय चुनाव हो या अन्य तमाम संगठनात्मक विषय, उनके द्वारा हम सबको मार्गदर्शन किया गया। मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हर दिन वो अपने आने वाले कार्यों के लिए, आने वाले कोई भी कार्य के लिए हमेशा मुस्तैदी से काम करती है। उत्तराखंड में कभी भी निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है और ऐसे में सबसे पुराने और सबसे बड़े देहरादून नगर निगम की मेयर सीट प्रत्याशियों के लिए ही नहीं बल्कि पार्टियों के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन जाती है। लेकिन राजधानी होने के कारण इसके सामने चुनौतियां भी उतनी ही ज्यादा हैं। 1937 में गठित देहरादून नगर पालिका 1998 में नगर निगम बन गया। तब 40 वार्ड वाला ये निगम आज 100 वार्ड में तब्दील हो गया। प्रदेश के इस सबसे बड़े नगर निगम में 7.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं, लिहाजा इस निगम की सवारी करना किसी चुनौती से कम नहीं है, खासकर बीजेपी के लिए जो सरकार में भी है और पिछले 3 टर्म से देहरादून नगर निगम में भी। राजधानी होने के कारण देहरादून पर जनसंख्या का भारी दबाव है। इस दबाव के चलते अनियोजित निर्माण देहरादून की सबसे बड़ी समस्या है, जिसने शहर की तस्वीर ही बिगाड़ रखी है। ट्रैफिक का दबाव इतना है कि सड़कें छोटी पड़ने लगी है। आए दिन जान से लोग हलकान हैं। शहर में ड्रेनेज सिस्टम एक बड़ी समस्या है। बरसात में सड़कें तालाब बन जाती हैं। नगर निगम के लिए मलिन बस्तियां भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ जो सबसे ज्यादा जो बरसात में जो है, अभी हमारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। कई जगह जो है पानी भरता है और एक इसके लिए सिंचाई विभाग ने, उस समय जब हम थे तो हमने सिंचाई विभाग को भी कहा था और पूरा एक मास्टर प्लान बना था, लेकिन उसके लिए अभी शायद पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है, इसलिए वो मामला थोड़ा अटका। जिस दिन मास्टर प्लान वो बन जाएगा तो निश्चित रूप से जो हमारी ड्रेनेज की समस्या उसका समाधान होगा। देहरादून में 2 बार के मेयर रहे विनोद चमोली का भी मानना है कि राजधानी होने के कारण भी देहरादून नगर निगम में चुनौतियां कम नहीं है। करीब 196 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले देहरादून नगर निगम से लोगों को उम्मीदें बहुत है, लेकिन नगर निगम के पास अधिकार सीमित है। निगम को ज्यादातर विकास कार्यों के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसकी आम लोगों को जानकारी नहीं होती। शहर में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और बाहर के लोग पलायन करके देहरादून में की ओर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर एक अनियोजित विकास पूरे देहरादून नगर निगम क्षेत्र में और उससे बाहर हो रहा है। तमाम कॉलोनाइजेशन हो रही है, तो वो अपने आप में एक चुनौती बनी हुई है। जैसी जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर अवस्थापना सुविधाएं कम पड़ेंगी, तो वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में अन्य नगर निगमों की बात करें तो दूसरा बड़ा नगर निगम है हल्द्वानी, जहां 60 वार्ड और 2,41,000 मतदाता हैं। प्रदेश का सबसे छोटा नगर निगम है अल्मोड़ा, जहां 25,600 मतदाता हैं। यहां पहली बार नगर निगम का चुनाव होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहेब की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ और इस मौके पर मौजूद बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन पर चर्चा करते हुए कहा कि उनका जीवन हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने संविधान बदलने की बात की है, संविधान के साथ उन्होंने क्या किया ये सभी को पता है। कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज का अपमान किया है, ये बात भी उन्होंने कही। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर उनके पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया गया है। संकल्प लिया है, 2 दिन के पार्लियामेंट में डिबेट होने वाली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के देश के निर्माण में क्या योगदान रहा है उस पर चर्चा हो गई और उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बदलने का पाप किया है, प्रीएम्बल को बदला है उन्होंने। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी आज चमोली के कर्णप्रयाग शहर के दौरे पर रहे और इस दौरान कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर और सुभाष नगर का दौरा किया। बलूनी ने यहां क्षतिग्रस्त हो चुके 36 परिवारों के मकानों का मुआयना किया। बलूनी ने प्रभावितों को पूरी मदद का भरोसा दिया। आपको बता दें, यहाँ के पीड़ित लोग अपने घर छोड़कर किराए पर रहने को मजबूर हैं और सरकार से मुआवजे की मांग करते रहे हैं। सांसद बलूनी ने सभी को मदद का भरोसा दिया। देहरादून से खबर, जहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के घर के बाहर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने समर्थकों के साथ धरना दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि मंत्री धन सिंह मिलने का वक्त नहीं दे रहे थे। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में शिक्षा स्वास्थ्य का हाल चौपट है और एक मंत्री दूसरे विधायक को भी मिलने का वक्त नहीं दे रहे। धरने में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी पहुंचे। हालांकि पुलिस ने प्रीतम सिंह को गेट के सामने से हटाकर पुलिस लाइन ले गई। इस दौरान प्रीतम सिंह के समर्थक पुलिस से भिड़ते नजर आए। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी से उतरी हुई है और इसके लिए मैंने मंत्री जी से कई बार मिलने का प्रयास किया और उन्होंने तमाम दस्तावेजों पर जो पत्र मैंने उनको लिखे थे आदेश के, उनका भी कोई जवाब जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसके विरोध में मैंने कल ही घोषणा की थी कि अगर ये व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो मैं कल सांकेतिक रूप से जो है मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठूंगा और आगे ये संघर्ष अब जारी रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है? पहले बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस में बड़ी टूट होगी, वहीं ठीक इसके उलट कांग्रेस ने अब बड़ा दावा किया है कि जल्द ही बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। दो दिन पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा किया। अब कांग्रेस के कौन से नेता टूटेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन महेंद्र भट्ट के ठीक उलट इसी तरह का बड़ा बयान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कर दिया है। करण माहरा के मुताबिक बहुत जल्द बीजेपी से आने वाले नेताओं को लेकर मीटिंग होगी। करण माहरा ने कहा कि बीजेपी के कई नेता 2027 से पहले कांग्रेस में आना चाहते हैं और कौन कौन आएगा इसको लेकर जल्द वो एक नेता विपक्ष यशपाल आर्यन मीटिंग करेंगे। महेंद्र भट्ट जी को मेरा संदेश है कि आप अपने नेताओं को बचा के रखें। बहुत सारे बीजेपी के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, उनके कई पदाधिकारी मेरे संपर्क में हैं। वो आदरणीय सीएलपी साहब के भी संपर्क में होंगे, शायद मेरे और सीनियर नेता होंगे भी संपर्क में। जल्दी हम पार्टी के वरिष्ठ जनों के संग बैठक करके उनकी ज्वाइनिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं और जल्दी ही आप देखेंगे कि इनके कुशासन से परेशान होकर बहुत सारे लोग कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले जल्दी हैं। करण माहरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इतने बड़े दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो क्या वाकई बीजेपी के अंदर जिस तरह नेताओं की बड़ी फौज खड़ी है, वहां कुछ नेताओं को अपना नंबर न आने का डर सता रहा है? क्या वाकई कुछ ऐसे हैं जिसे बीजेपी भाप नहीं पा रही है? बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की डूबती नाव में कोई सवार नहीं होने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे तो कोई विकल्प दिखाई नहीं देता है। ऐसे में कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी से कोई जाएगा
ये तो एक हंसी आने वाली बात है, एक मजाक करने वाली बात हुई। और मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जिस नैया के खेवनहार राहुल गांधी जी होंगे तो उस नैया में बैठना कौन चाहेगा, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि डूबती नाव में कौन बैठेगा। तो अपनी खींच मिटाने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। 2027 में कांग्रेस और बीजेपी में कई नेताओं के भविष्य का सवाल है। बीजेपी में जहां हर सीट पर दावेदारी की बड़ी फौज है, तो कांग्रेस को कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों की ऐसे में नेता टूटने का दावा दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों ने किया है। जहां बीजेपी के पास देने को बहुत कुछ है, वहीं कांग्रेस पर 2027 से वापसी का भरोसा देने के अलावा कुछ नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। ऋषिकेश के पास नरेंद्र नगर से खबर है, जहां नमाज स्थल पर पहुंचकर हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा कि पूरे प्रदेश को सनातनी प्रदेश बनाएंगे। साथ ही हिंदू संगठनों ने ऐलान किया कि अब वो हर शुक्रवार को नरेंद्र नगर में इसी जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। असल में बीते दिनों नरेंद्र नगर में सार्वजनिक रूप से सामूहिक नमाज अदा की गई थी और इस मामले के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध किया और ये दावा किया था हिंदू संगठनों ने कि डोईवाला से मौलवी बुलाकर सामूहिक नमाज अदा करवाई गई। हिंदू संगठनों ने यह भी दावा किया कि बाहर से लोगों को बुलाया गया था और सार्वजनिक तौर पर नमाज यहां पर पढ़ी गई थी। साथ ही चेतावनी दी गई है अब कि अगर सार्वजनिक नमाज बंद नहीं होती है तो हर शुक्रवार को हिंदू संगठन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देहरादून के सहसपुर में नकली दवाई फैक्ट्री का खुलासा हुआ। ग्रीन हर्बल नाम की कंपनी ने गड़बड़झाला किया और इस कंपनी में कैंसर से लेकर कई बीमारियों की दवाई बनाई जाती है। सूचना पर पुलिस, औषधि विभाग और नारकोटिक्स की टीम पहुंची। नशे की प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा इस टीम ने बरामद किया है। कंपनी मालिक समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जबकि मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाने की टीम द्वारा एक हर्बल फैक्ट्री जो कि लांगा रोड पे ग्रीन हर्बल के नाम से थी, तो उसमें छापा मारा गया, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ जो कि नशीले पदार्थों से संबंधित थी, करीबन 1921 कैप्सूल्स और टैबलेट, जिनमें ब्यूप्रोनोफिन, टर्माडोल आदि दवाइयाँ थी। अल्मोड़ा में आबकारी विभाग ने 2 शराब व्यवसायियों समेत एक बैंक प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज कराया है। जिले में शराब की दुकानों के लिए व्यवसायियों द्वारा बैंक गारंटी लगाई गई थी, जिसकी वसूली के लिए आबकारी विभाग ने नोटिस भेजा तो बैंक में बनाई गई एफडी फर्जी निकली, जिसके बाद विभाग ने केस दर्ज कराया। देखिए, बहुत पुराना मामला है, 21-22 का मामला है ये, और 2 दुकानों में प्रकरण सामने आया है कि लोगों ने गलत तरीके से एफडीआर जो बनाई थी, हालांकि उसमें बैंक की सील लगी हुई है और ओरिजिनल सील है। बैंक से सत्यापन कराया गया, बैंक ने रजिस्टर्ड सत्यापन में माना कि बैंक का है, लेकिन जब जांच कराई गई तो फर्जी आया है और उस पर मुकदमा की कार्रवाई की गई है। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी नहीं होने की मार अब खेती पर पड़ रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि 3 महीने से एक बूंद पानी तक नहीं बरसा और ऐसे में मौसम की बेरुखी ने रबी की फसल चौपट होने की कगार पर पहुंचा दिया है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दिसंबर का महीना बीत रहा है, फिर भी इंद्रदेव की किसानों पर मेहरबानी नहीं हो रही है। बारिश की इस बेरुखी की मार सबसे अधिक रबी की फसलों पर पड़ रही है। हालात ये हैं कि गेहूं, मसूर, सरसों, जौ, चना, मटर के साथ ही कई सब्जियां उगने से पहले ही दम तोड़ने लगी हैं। गुजरा महीना इन फसलों के लिए काफी अहम था, लेकिन पहाड़ों में बीते 3 महीने बिना बारिश के ही गुजर गए हैं। 2024 के अंदर में जो रबी का मौसम शुरू होता है हमारा अक्टूबर से, तो अक्टूबर से और नवंबर दोनों महीनों में कोई बारिश नहीं हुई है। तो इससे जो हमारी जो बारानी खेती है उस पर तो बड़ा असर पड़ा है।
हालात यूं ही बने रहे तो रबी की फसल बिना तैयार हुए ही पकने लगेगी। ऐसे में फसलों के चौपट होने के आसार नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में आज भी 90% खेती मौसम पर निर्भर है। बीते कुछ सालों में पहाड़ के मौसम में बहुत तब्दीली नजर आई है। 2021 में अक्टूबर के महीने में 327 mm बारिश हुई थी, जबकि 2022 में ये घटकर 180 mm पर आई, जबकि 2023 और 2024 में नाम मात्र की बारिश भी नहीं हुई है। जबकि बीते 3 सालों में नवंबर के महीने में रत्ती भर भी बारिश नहीं हुई। अगस्त से बारिश नहीं हुई है तो गेहूं हमारे क्षेत्र में तो कई लोगों ने बोए नहीं, हल भी नहीं बहा है, क्योंकि खेत टाइट हो गए हैं, बैल जुताई करते नहीं हैं और ट्रैक्टर की हमारे वहाँ पे व्यवस्था है नहीं। तो बारिश की वजह से बिल्कुल ये जाड़ू वाली खेती बिल्कुल खत्म है। पिछले कुछ सालों में पूरे देश में बुआई एरिया कम हुआ है, जो आने वाले दिनों में गंभीर खाद्यान्न संकट की ओर इशारा कर रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। पहाड़ों में इंद्रदेव रूठे हैं, फसलों के साथ ही किसानों की उम्मीदें भी सूखने लगी हैं और हर किसी को बारिश का इंतजार है। किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।